उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं। ये कब स्टार्ट हुआ और किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिन्होंने विंडोज बनाया है, उन्होंने डॉटनेट फ्रेमवर्क डेवलप करने की स्टार्टिंग की 1990s में, और ओरिजिनल अंडर द नेम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन विंडोज सर्विसेज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो बन चुकी थी, बट विंडोज सर्विसेज मतलब कि उनकी ऑपरेटिंग सिस्टम में डोस बेस प्रोग्रामिंग, और उसमें भी 36 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करे बगैर, या मैं जमीन लैंग्वेज को इनबिल्ट करने के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन विंडोज सर्विसेज, जिसका एब्रीवेशन है NGWS, के अंडर में 1990 में ये चालू हुआ। 1990s अर्ली क्या मतलब है, उसकी शुरुआत में 1992-1993 में ये अभियान चालू किया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चालू हुआ। उनकी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ उन्होंने कुछ ऐसा जबरदस्त कि एक प्लेटफॉर्म में सब प्रकार की एप्लीकेशन भी चले और सब प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी चले। ओके, डॉटनेट फ्रेमवर्क हमको क्यों पढ़ना चाहिए? एडवांटेजेस बोलो तो भी यही, नीड बोलो तो भी यही, और वाई व्हाट हो गया, व्हाट इज डॉटनेट फ्रेमवर्क हो गया, उसकी थोड़ी हिस्ट्री भी हो गई। अब वाई, क्यों, वाई, एडवांटेज बोलो तो भी यही, नीड बोलो तो भी यही, और फ्रेमवर्क के फायदे बोलो तो भी यही। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कि ये विंडोज 95 में ही चलेगा, 98 में नहीं चलेगा, 2000 में चलेगा, 2003 में नहीं चलेगा, विंडोज NT में चलेगा, ऐसा नहीं। कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब है, कल जो हमने बोला वही, कि एकता जी को बहुत देर लगेगी, 10 लैंग्वेज सीखने के लिए 10 महीने लगेंगे। करीना जी को कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो जावा का प्रोग्राम भी डॉटनेट से रन कर देगी, क्योंकि उसको मालूम है, उनको मालूम है F5 प्रेस करना है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, सेपरेट लैंग्वेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 36 लैंग्वेज को इसके अंदर, 36 से ज़्यादा लैंग्वेज को इसके अंदर लेके बैठा है, इसलिए लैंग्वेज इंडिपेंडेंस है। लैंग्वेज इंटरपोर्टेबिलिटी के लिए कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम यहाँ पे रन हो सकता है, ये हुआ इंटरपोर्टेबिलिटी। लैंग्वेज को पोर्टेबल बना के डॉटनेट के अंदर ये फ्रेमवर्क है। पहले बोला सी आजा, C++ आजा, C ग्राफिक्स आजा, C# आजा, जावा आजा, JDK जावा डेवलपमेंट टूल किट आजा, JSP आजा, जावा सर्वलेट पेजेस आजा, JDBC जावा डेवलपमेंट डेटाबेस कनेक्टिविटी आजा, JSON आजा, C# आजा, C ग्राफिक्स आजा, माजम आजा, टाजम आजा, कंसोल एप्लीकेशन आजा। मेरे को तो यार भैया 12-14 से ज़्यादा लैंग्वेज याद नहीं रहती, उससे ज़्यादा याद नहीं, बट ये सब लैंग्वेज को एक के अंदर ही डाल दिया गया, मतलब कि इसकी इंटरपोर्टेबिलिटी होगी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है डॉटनेट फ्रेमवर्क। सपोर्ट नेटवर्क प्रोग्रामिंग, सपोर्ट नेटवर्क प्रोग्रामिंग का मतलब है 10 कंप्यूटर में एक कंप्यूटर के अंदर डेटाबेस पड़ा है और 9 कंप्यूटर के अंदर सिर्फ फ्रंट एंड है, क्लाइंट है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोग्रामिंग। एक सिंपल सा उदाहरण नेटवर्क प्रोग्रामिंग का, मान लीजिए कि सपोर्ट नेटवर्क प्रोग्रामिंग। तो नेटवर्क प्रोग्रामिंग का मतलब है हितेशु जिस जगह पे है उस जगह पे उन्होंने रेलवे का टिकट बुक किया, मान लो कि वो नरोड़ा रेलवे स्टेशन से बुक करवा रहा है, बाद में वहीं पे उसी कंप्यूटर में डेटाबेस है, बात गलत है। तो हितेशु जिस जगह पे बैठ के टिकट बुक करवा रहा है नरोड़ा स्टेशन में, वहाँ डेटाबेस होगा तो क्या होगा मालूम? वो रेलवे स्टेशन का मैनेजर होगा ना, या रेलवे स्टेशन का एक सुपरिटेंडेंट ऑफिसर, या रेलवे के अंदर रेलवे मास्टर्स होता है या मैनेजर होता है, वो हितेशु की टिकट डिलीट करके अपनी लड़की की टिकट बुक कर लेगा। ऐसा नहीं होता। वेस्टर्न रेलवे का मेन सर्वर, मतलब कि सौराष्ट्र का भावनगर का है, जो गुजरात दक्षिण गुजरात है उसके लिए सूरत में है, और वेस्टर्न रेलवे का मेन सुपरिटेंडेंट सर्वर जो है वो मुंबई में है, मुंबई के अंदर बोरीवली। वो वहाँ लोकल डेटाबेस होता तो मैनेजर अपनी लड़की की टिकट बुक कर देता और हितेशु का टिकट डिलीट कर देता।
पर ऐसा नहीं होता है, वो सेंट्रल सर्वर में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोग्रामिंग। क्लाइंट्स हजारों हो बट सर्वर जिसमें डेटा पड़ा है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोग्रामिंग। और इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेब सर्विसेज के अंदर गिना जाता है। डेटाबेस लोकल में हो जाता है तो हर कोई कर लेगा, बट डेटाबेस एक्स नाम के पीसी में है या जेड नाम के पीसी में है, और ए टू वाई क्लाइंट है जहाँ डेटाबेस पड़ा ही नहीं, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क प्रोग्रामिंग। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कोई एक लिंक के द्वारा आप उसके सेंट्रल डेटाबेस को कनेक्ट कर पाओ। web.whatsapp डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है आजकल के अंदर। दूसरा www.bpccs.org, जो वेबसाइट आप अपने गूगल क्रोम में डालते हो और आप उसमें से फिर सिलेबस डाउनलोड कर लेते हो, ये वो कर लेते हो, वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग का उदाहरण है। दुनिया के कोई भी व्यक्ति मोबाइल से या कहीं से भी वो वेबसाइट खोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्रामिंग। सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग मतलब कि एक सॉफ्टवेयर और एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें को इनकॉर्पोरेट करके, इनबिल्ट करके काम किया जाए। एटीएम के अंदर जब आप पैसा उठाते हो तो सिर्फ मैसेज नहीं आता है, आपकी बैंक के अंदर भी वो लेजर में ऑटोमेटिक हो जाता है। वो एक ट्रांजैक्शन 3 से 4 जगह पे रिफ्लेक्शन कर देता है। नंबर फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ लेता है तो वो नंबर जो है वो खरीदता है एक चीज़, बट वेंडर को मालूम हो जाता है, स्टॉक में एक कमी हो जाती है, पेमेंट हो जाता है, पेमेंट हो जाता है तो नंबर के बैंक के सर्वर में से अमाउंट डेबिट हो जाता है, वेंडर के अंदर क्रेडिट हो जाता है, फ्लिपकार्ट अपना कमीशन ले लेता है। एक ऑर्डर नाउ के बटन पे दबाने से कितना हो गया, दिस इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। अलग अलग थ्रेड के द्वारा ये काम हो रहा है। और लास्ट, एनिमेशन विद विंडोज प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, WPF નું ફોર્મેટ ફૂલ ફોર્મ બોલ્યું છે, એનિમેશન વિથ WPF વિન્ડોઝ પ્રેઝન્ટેશન ફોર્મેટ। छोटे छोटे GIF, छोटे छोटे एडवर्टाइज और वो एनिमेशंस जैसी चीज़ों के द्वारा आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव भी बनाया जाता है। शॉप नाउ, शॉप नाउ, शॉप नाउ, शॉप नाउ, डिस्काउंट नाउ, डिस्काउंट नाउ, न्यू अपडेट न्यूज़, न्यू अपडेट न्यूज़, न्यू अपडेट न्यूज़। ये जो एनिमेशन चीज़ें हैं, एनिमेटेड बटन होते हैं, एनिमेटेड कार्टून्स होते हैं, एनिमेटेड मेनू होते हैं, एनिमेटेड स्लाइडर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिमेशन चीज़ है। और एनिमेशन का मतलब है विंडोज प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, WPF, जो सिर्फ ASP.NET में है। VB.NET में हम लोग ट्राई करेंगे मूवी के द्वारा और कुछ एक एनिमेशंस को इनकॉर्पोरेट करने की। स्टूडियो 2003 सबसे पहला वर्जन, जिसको 1.0 बोलो या 1.1, आया था 24 अप्रैल 2003 में। 2005 ये 2.0 फ्रेमवर्क, ये जनरेशन है जिसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। फ्रेमवर्क 1.1, फ्रेमवर्क 2.0, जिसका नाम था विजुअल स्टूडियो 2005, आया था 7 नवंबर 2005 में। और उसका सिर्फ ये याद रखो 2.0 वर्जन की डिटेलिंग में मत पढ़ो, क्योंकि ये दूसरी कॉलम आपके लिए काम की ही नहीं है। स्टूडियो 2005 रिलीज क्या रही थी, 7 नवंबर 2005 है। उस वर्जन को क्या कहते थे, फ्रेमवर्क 2.0। ओके, एक्सप्रेशन ब्लेंडेड मतलब के 2005 और 8 के पहले मैं खास ये बोलना चाहूँगा कि ये 2006 के अंदर जो वर्जन आया था 2005 के बाद और 7 के बीच वाला, उसको बीटा वर्जन कहा जाता था। विजुअल स्टूडियो 2005 का बीटा वर्जन, यहाँ पे बीटा नहीं लिखा है, एक्सप्रेशन ब्लेंडेड लिखा है, पर ब्लेंडेड का बीटा बोला जाता है। बीटा वर्जन जिसको फ्रेमवर्क 3.0 कहा गया। 6 नवंबर 2006 पे ये बीटा वर्जन को तुरंत ले लिया गया, क्योंकि ये वर्जन्स बहुत सारे नेटवर्क में प्रॉब्लम कर रहा था। नेटवर्क प्रोग्रामिंग इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं था। एक जगह पे सर्वर में से डेटा डालना इजी था, बट डेटा जब सर्च करते थे तब कॉलिशन नाम का एक प्रॉब्लम होता था। जिसने पहले स्विच दबाई उसको सर्च क्वेरी फटाक से मिलती थी, बाकी सब लोगों को तो अरे यार सर्च क्वेरी क्यों नहीं होती। तो वो बीटा वर्जन्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। 3.0 3.5 में विजुअल स्टूडियो 2008 को लीगली बोला गया, जिसके अंदर नेटवर्क प्रोग्रामिंग जबरदस्त। विजुअल स्टूडियो 2010 हमारे सिलेबस में भी यही चीज़ है भैया।
10 के अंदर ASP.NET भी जोरदार, वेब सर्विसेज भी जोरदार, नेटवर्क प्रोग्रामिंग भी जोरदार, मल्टी थ्रेडिंग भी जोरदार, इसलिए विजुअल स्टूडियो 2010 को चेंजिंग बोला जाता है। और ये आया था 12 अप्रैल 2010 पे, इसलिए इसको 4.0 वर्जन के नाम से जानते हैं। विजुअल स्टूडियो 2012 नाम दिया है 12, बट यदि ये उसकी खासियत देखो तो वहाँ पे एनिमेशन चीज़ें बहुत आई। एडोबे फ्लैश और एडोबे फ्लैश के एनिमेशंस को ASP.NET में किस तरह से डाल के वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बनाया जाए और GUI वाला बनाया जाए, वो उसका मेन पर्पस था, क्योंकि हमने एडवांटेज में अभी देखा वैसे। तो 2010 और 2012 हमारे सिलेबस में 2010 है।